हेलो बच्चों, दिस इज अभिषेक सर फ्रॉम मोटिव कॉमर्स एकेडमी एंड आज है हमारा मार्वल सॉल्यूशन का डे टू का मतलब वीडियो नंबर 2। ठीक है, डे 2 डे 3 इस तरीके से रहेगा, मतलब वीडियो नंबर 3 वीडियो नंबर 4 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, किसी दिन एक वीडियो लेंदी वाला अपलोड हो सकता है, किसी दिन दो वीडियो भी अपलोड हो सकता है। ठीक है, आपने एक डे 1 का जो वीडियो है उसको कंप्लीट कर लिया होगा, है ना। आगे का जो शेड्यूल होगा आपके पढ़ाई का उसमें डे 2 वाला वीडियो कंप्लीट कर लीजिएगा। देखिए क्या लिखा, अंडर विच हेड, किस हेड के अंदर गुडविल इज सोन इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कहां लिखा जाता है, कहां एंट्री किया जाता है? तो भाई गुडविल एंट्री किया जाता है इंटेंजिबल असेट में, है ना। और ये इंटेंजिबल असेट किसके अंडर में रहता है? नॉन करंट असेट, है ना, असेट साइड में। ठीक है, देखिए गुडविल इज सोन इन द बैलेंस शीट ऑन द असेट साइड अंडर हेड ऑफ नॉन करंट असेट एज इंटेंजिबल असेट। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म? ये बताने की जरूरत है क्या? पिछले वीडियो में ही हमने कंप्लीट किया। अगर आप नोट्स बना रहे होंगे तो आपको पता होगा, है ना। चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन, है ना, इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब हमने क्या सीखा था भाई, कि पार्टनरशिप में मतलब पार्टनर्स के बीच में जब कुछ भी चेंजेस आते हैं तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? रिकंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट, हाउ इज अ न्यू पार्टनर एडमिटेड इन अ फर्म? एक तो पढ़े थे वाई, क्यों नया पार्टनर एडमिशन लेता है ना। क्यों नई पार्टनर को एडमिट करने की जरूरत पड़ती है ना। कंपनी में नया पार्टनर जोड़ने की क्यों जरूरत पड़ती है? याद है अपन ने पढ़ा था कि कैपिटल ज्यादा चाहिए, इसलिए मैनेजरियल एबिलिटी के लिए एफिशिएंट एम्प्लॉय की जरूरत होती है तब, या तो रिस्क डिसो, वो वाई कॉन्सेप्ट था। क्यों, यहां पे क्या है? हाउ, कैसे आएगा वो एडमिशन होने का क्या प्रोसेस होता है? तो अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म विद द कंसेंट। कंसेंट का मतलब होता है मर्जी, अग्रीमेंट, है ना, विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर, जो भी पार्टनर है, लेट सपोज करते हैं ए एंड बी, है ना, नया पार्टनर सी एडमिट होना चाहता है, तो ये दोनों जब अग्री करेंगे कि हाँ भाई सी को पार्टनर बना लिया जाए, तब जाके सी पार्टनर बनेगा। तो क्या बोला? अ न्यू पार्टनर इज एडमिटेड इन अ फर्म विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर। अब ज्यादातर क्वेश्चंस है ना करे हुए आएंगे जो अपन ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होता है भाई? तो द परमानेंट एंड, ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर किया था हमने, द परमानेंट एंड ऑफ एन एग्जिस्टिंग ऑफ अ फर्म। कोई भी कंपनी का परमानेंट एंड हो जाना, बंद हो जाना, उसको बोलते हैं अपन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कंपनी ही बंद हो गया, फर्म ही बंद हो गया, है ना। ओके, बढ़ेंगे आगे। ओके, सो बच्चों बढ़ते हैं आगे। पेपर 4 में 5वां क्वेश्चन लिखा हुआ है, व्हाट इज मींट बाय शेयर फॉरफीचर? बताने की जरूरत है क्या? अब पिछले वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं हम। शेयर फॉरफीचर क्या होता है? शेयर फॉरफीचर का मतलब होता है व्हेन अ शेयर होल्डर इज फेल्ड टू पे एनी ड्यू अमाउंट ऑन अलॉटमेंट और कॉल्स। तो कंपनी क्या करती है? उसको कैंसिल कर देती है उसके शेयर को। दिस प्रोसेस इज नोन एज शेयर फॉरफीचर, बराबर। अब आगे पॉइंट, हु इज कॉल्ड डिबेंचर होल्डर? डिबेंचर होल्डर कौन है? तो डिबेंचर होल्डर कौन है? जिसने कंपनी का डिबेंचर खरीदा है ना। जिसने भी कंपनी, लेट सपोज करते हैं ये पर्सन है, ठीक है, ये कंपनी है ना। कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट थी, तो कंपनी ने बोला भाई मैं डिबेंचर बेच रहा हूं, कोई इशू कर रहा हूं, कोई खरीदेगा? ये पर्सन ने बोला ठीक है मुझे बेच दो, और इसने कंपनी को पैसा दे दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया? डिबेंचर होल्डर। देखो, दोज हु हैव परचेज्ड डिबेंचर बाय गिविंग मनी टू द कंपनी, जिसने भी कंपनी को पैसा देके डिबेंचर खरीदा है, आर नोन एज डिबेंचर होल्डर। ये पर्सन ही कौन कहलाएगा? डिबेंचर होल्डर। नेक्स्ट पॉइंट, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। टाइम के हिसाब से अगर हम देखें, उसके बेस पे अगर अपन ध्यान दें, तो भाई फाइनेंशियल एनालिसिस को अपन कितने पार्ट में बांट सकते हैं, कितने तरीके से देखा जा सकता है? तो एक टाइम के हिसाब से ना, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म। ठीक है, तो यहां पे लिख देना, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। फर्स्ट वन इज, डायरेक्ट आप मत लिखना, आंसर कट सकता है ना, लॉन्ग टर्म एनालिसिस, शॉर्ट टर्म एनालिसिस। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? वर्ड पे ध्यान देंगे, व्हाट इज इंटरेस्ट कवरेज रेशियो? भाई इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्या होता है? तो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का मतलब होता है कि कंपनी का कितना कैपेसिटी है इंटरेस्ट का पेमेंट करने। जैसे कंपनी लोन लेती है ना, कंपनी लोन लेती है,
कंपनी को डिबेंचर पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ये सारी चीजों पे इंटरेस्ट देने का कंपनी का कितना कैपेसिटी है वो किससे पता चलता है? इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। जैसे पता है आपको एफिशिएंसी जानने के लिए हम कौन सा रेशियो लगाते थे? स्टॉक टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटा टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर, ये मैं रिवीजन करवा रहा हूं, ठीक है? ओके, अभी हम पढ़ रहे हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जो कि अकाउंटिंग रेशियो चैप्टर में है। तो इसका क्या यूज है? इससे क्या पता चलता है? तो इससे ये पता चलता है कि भाई कंपनी को इंटरेस्ट पेमेंट करने का कितना कैपेसिटी है, कितने अमाउंट तक कंपनी अपना इंटरेस्ट का पेमेंट कर सकती है, ठीक है? वो चीज पता चलता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो से। बढ़ेंगे आगे, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सर क्या लिखा है? व्हाट इज रेशियो? ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। व्हाट इज कैश फ्लो? ये भी हम कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन आपको रिवाइज करवा देता हूं, याद हो जाएगा, है ना? रेशियो क्या होता है भाई? तो द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर, द रिलेशनशिप बिटवीन, यहां पे एक, यहां पे एक, ये देखिए ना, दो अकाउंटिंग फिगर का डेटा यहां और यहां रहता है, ये दोनों का रिलेशन बताता है, उसको मैथमेटिकली में प्रेजेंट करना, दिस इज कॉल्ड रेशियो। द रिलेशनशिप बिटवीन टू अकाउंटिंग फिगर एक्सप्रेस्ड मैथमेटिकली इज नोन एज रेशियो। ये अपन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं वीडियो 1 में ही, है ना? बस रिवीजन के तौर पे मैंने करा दिया। व्हाट इज कैश फ्लो? कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसके कारण मेरे पास जो कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है वो घट रहा है या बढ़ रहा है ना? तो वो सारे ट्रांजैक्शंस के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कैश फ्लो, ठीक है? अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच, ट्रांजैक्शन जिसके कारण कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीज और डिक्रीज, कैश एंड कैश बैलेंस इंक्रीज या तो डिक्रीज, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? कैश फ्लो। समझ में आ रहा है? आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई कैश इनफ्लो क्या होता है? तो ऐसा बोलोगे, अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्रीजेस। ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके कारण कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, भाई पैसा आ रहा है, तो इसको बोलते हैं हम कैश इनफ्लो। नोट्स बना लेना। कैश आउटफ्लो क्या होता है भाई? तो कैश आउटफ्लो का मतलब अ ट्रांजैक्शन ड्यू टू विच कैश एंड कैश इक्विवेलेंट डिक्रीजेस, जिसके कारण डिक्रीज होता है हमारा पैसा, पैसा चला गया, कैश आउटफ्लो, है ना? ओके, चलिए मार्क कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पे नोट्स। बढ़ेंगे आगे दूसरे पेपर की तरफ। देखिए बच्चों, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे ना, चीजें बहुत आसान होती जाएगी, है ना? देखो ना, पेपर 5 पे पहुंचे हम ना। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? तो नॉर्मल प्रॉफिट भी होता है। ये एमसीक्यूज के लिए भी इंपॉर्टेंट है ना? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, इसका नोट्स बना चुके हैं कि भाई सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, ठीक है? उसके बाद व्हाट इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? फिर वही पेपर 4 में आया, पहले भी आ चुका है। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या? चेंजेस इन पार्टनरशिप ड्यू टू सेवरल रीजन इज नोन एज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, है ना? स्टेट एनी 2 राइट्स ऑफ अ न्यू पार्टनर। ये थोड़ा नया है कि भाई नया पार्टनर जो बिजनेस में एंट्री ले रहा है, जैसे ए और बी ऑलरेडी पार्टनर है बिजनेस में, एक नया पार्टनर एंट्री ले रहा है सी, तो ये जो नया पार्टनर होगा उसका क्या हक होगा, है ना? तो उसका पहला तो हक होगा कि ऑन द असेट्स ऑफ द फर्म, कंपनी के जो भी असेट्स हैं, ये मशीन हो गया, बिल्डिंग हो गया, जमीन हो गया, ये सारी चीजों पे उसका हक होगा। दूसरा, टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये भी उसका राइट होगा कि जिस दिन वो आया, अब आगे से जितना भी प्रॉफिट होगा उसमें उसका भी हिस्सा बनेगा, ठीक है? उसका भी हिस्सा बनने वाला है, ठीक है? ये 2 राइट होता है न्यू पार्टनर का। नेक्स्ट, व्हाट इज वॉलंटरी डिसोल्यूशन? जब पार्टनर, सारे पार्टनर अग्री होके खुद ही कंपनी बंद कर देते हैं, इसको बोलते हैं वॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब क्या? खुद से। ए बी सी 3 पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर ने डिसाइड किया कि भाई हम कंपनी बंद कर लेंगे, हाँ, तीनों पार्टनर अग्री हैं, तो तीनों पार्टनर ने बंद कर दिया, तो इसको क्या बोलते हैं अपन? वॉलंटरी डिसोल्यूशन, जो कि ऑलरेडी हम लिख चुके हैं नोट्स, ठीक है? यहां पे सिर्फ आपका रिवीजन के लिए मैं करवा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में फिट होता जाए। वॉलंटरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या? व्हेन ऑल द पार्टनर अग्रीज टू क्लोज डाउन द बिजनेस। समझ में आया? सारे पार्टनर्स मिलकर कंपनी बंद करने को तैयार हैं, तो इसको हम बोलेंगे वॉलंटरी डिसोल्यूशन। और एक होता है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, उसमें है ना कोर्ट आके बोलता है बंद करना पड़ेगा, है ना? उसमें जबरदस्ती होता है। चलिए बढ़ेंगे आगे 5वें क्वेश्चन की तरफ। बढ़ेंगे बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखा हुआ है, एट व्हाट मिनिमम प्राइस पर शेयर कंपनी कैन इशू शेयर अकॉर्डिंग टू करंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, है ना? तो कंपनी एक्ट जो 2013 का आया है हमारा, उसमें भाई कंपनीज को बोल के रखा गया है कि भाई तुम कम से कम 1 रुपया पर शेयर भी अपने शेयर को इश्यू कर सकते हो, है ना? देखिए, करंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, आप आंसर कैसे लिखोगे? अकॉर्डिंग टू करंट प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट, कंपनी कैन इशू शेयर एट मिनिमम प्राइस ऑफ ₹1 पर शेयर,
ठीक है, आप डायरेक्ट ये मत लिख देना, है ना, एमसीक्यू के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अपन जितने भी क्वेश्चन कवर कर रहे हैं ना वो एमसीक्यूएस के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान से। व्हाट इज डिबेंचर? डिबेंचर क्या होता है भाई? देखिए, ये कंपनी है, कंपनी को फंड की रिक्वायरमेंट पड़ी, भाई कंपनी को पैसा चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए, अब कहां से लाए? तो कंपनी क्या करती है ना, अपने सिक्योरिटीज को सेल करती है, ठीक है, सिक्योरिटीज को सेल करके पैसा लेकर आती है ना। अ डिबेंचर इज अ डेट इंस्ट्रूमेंट। डेट का मतलब क्या होता है? कर्जा। एक होता है इक्विटी और एक होता है डेप्ट, दोनों ध्यान से समझिएगा। इक्विटी का मतलब होता है ऐसा पैसा जो ऑनर के तौर पे लोगों ने मुझे पैसा दिया, कि कंपनी डूब भी गया तो कोई टेंशन नहीं, इक्विटी वालों का अपना बर्डन नहीं है। लेकिन डेप्ट एक ऐसा पैसा होता है जिसको अपने को पेमेंट करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो डिबेंचर होता है वो कैसा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है? डेप्ट इंस्ट्रूमेंट। और शेयर कैसा इंस्ट्रूमेंट होता है? इक्विटी इंस्ट्रूमेंट होता है, ठीक है, ध्यान देंगे। अ डिबेंचर इज अ डेप्ट इंस्ट्रूमेंट दैट अ कंपनी इशू टू रेज कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस। कंपनी क्यों इशू करती है इसको? टू रेज कैपिटल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, है ना। और अपन ने पढ़ा था, याद है, मैं थोड़ा रिकॉल करा दूं कि डिबेंचर कंपनी कितने टाइम तक के लिए इशू कर सकती है? तो मैक्सिमम 10 इयर्स था, है ना, नॉर्मल कंपनी के लिए। लेकिन अगर ऐसे कंपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में डील करते हैं वो लोग के लिए मैक्सिमम 30 इयर्स था, ठीक है। ओके, मैंने सिर्फ इसका रिकॉल करवाया आपको, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज कंपैरेटिव स्टेटमेंट? कंपैरेटिव स्टेटमेंट एक टॉपिक था, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, याद है? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम करते क्या थे? एक तो आप निकालते थे कि भाई इंक्रीज डिक्रीज, और दूसरा इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, याद है आपको? जो ये चैप्टर था ना, वो चैप्टर में इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज निकालते थे। नहीं याद है तो एक बार देख लेना वो चैप्टर जाके। कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोज द इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ रुपीज। सॉरी बच्चों, वीडियो रुक गया था। देखिए, कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या है भाई? तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट शोज द इंक्रीज और डिक्रीज इन टर्म्स ऑफ मनी। जैसे प्रीवियस ईयर हमारा मान लीजिए किसी भी चीज का वैल्यू 10 लाख रुपया था, ठीक है, अब वो 12 लाख हो गया, है ना। तो ये 10 लाख से 2 लाख बढ़ा है ना, तो इंक्रीज और डिक्रीज बताता है, और दूसरा कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है वो भी चीज बताता है। इसको हम बोलते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आई होप क्लियर है। 8, 9, 10 क्वेश्चन हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, वीडियो में बार बार थोड़ा इश्यू आ रहा है, फिलहाल देख लेते हैं, स्टोरेज का इश्यू आ रहा है, देख लेते हैं। ये 3 क्वेश्चन बचा है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं, देन अगले वीडियो में हम शुरू करेंगे पेपर 6 के साथ, ठीक है। देखिए क्या लिखा, बाय विच रेशियो एफिशिएंसी इज मेजर्ड। एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए हमारे पास कौन से रेशियो होता है? तो स्टॉक टर्नओवर, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर, आपको याद होगा। एफिशिएंसी रेशियो का बहुत बार हमने याद कर लिया है ना। आगे बढ़ते हैं। राइट द फॉर्मूला टू फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का फॉर्मूला क्या है? तो इसका फॉर्मूला है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेट। ये वाला फॉर्मूला लिख के याद कर लीजिए, ठीक है। आपको याद होगा कि हम इंटरेस्ट कवरेज रेशियो क्यों निकालते थे, है ना। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हम इसलिए निकालते थे ताकि हमको पता चल सके कि कंपनी का क्या कैपेसिटी है फ्यूचर में इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, है ना। कैश क्या होता है और कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? बहुत देर से सुन रहे थे ना आप लोग कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये है क्या? तो कैश का मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं। कैश मींस कैश ऑन हैंड, जो आपके हाथ में, मान लीजिए मेरे जेब में 10,000 रुपया पड़ा हुआ है ना, तो वो क्या है मेरे लिए? कैश। और मेरे बैंक में भी 1 लाख रुपया पड़ा है, तो बैंक बैलेंस और कैश बैलेंस जो मेरे हाथ में रहता है उसको अपन क्या बोलते हैं? कैश। सर कैश इक्विवेलेंट क्या होता है? तो कैश इक्विवेलेंट का मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट जो मैं करके रखा हूं और उसको तुरंत कैश में कन्वर्ट कर सकता हूं। द इन्वेस्टमेंट, द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच इज क्विकली कन्वर्टेड इनटू कैश, है ना, जिसको मैं इजीली कन्वर्ट कर सकता हूं कैश में, उसको हम बोलते हैं कैश इक्विवेलेंट। देखिए कैश इक्विवेलेंट मींस हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। लिक्विड का मतलब क्या? जो आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है ना, कैश में। हाईली लिक्विड शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच कैन बी क्विकली कन्वर्टेबल इनटू कैश। आई होप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब समझ में आया। कैश का मतलब क्या? जो मेरे हाथ में पैसा पड़ा हुआ है, जो मेरे बैंक में पैसा पड़ा हुआ है, ठीक है, इसको बोलेंगे हम कैश, है ना। कैश इक्विवेलेंट का मतलब क्या? कैश के जैसा ही, है ना। तो कैश के जैसा ही में क्या लिखेंगे हम? द शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट विच कैन बी इजीली कन्वर्टेबल इनटू कैश, दिस इज नोन एज कैश इक्विवेलेंट। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में पेपर 6 के साथ, कंटिन्यू करेंगे हम।